एक बार फिर से स्वागत है आपका टीचर्स अकेडमी पे। आज हम लोग सल्तनत कालीन मध्यकालीन भारत की सीरीज़ में तुगलक वंश को करेंगे। तुगलक वंश में हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से तुगलक साम्राज्य की स्थापना हुई और किस तरीके से इसका अंत हुआ। तुगलक वंश के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन जो पहले भी बताया कि सबसे लंबा टाइम पीरियड अगर किसी वंश का रहा सल्तनत में तो वो था आपका तुगलक वंश। इससे पहले कौन सा वंश था आपका? खिलजी वंश। तो खिलजी वंश के बाद आपका कौन सा साम्राज्य डायनेस्टी आती है? तुगलक वंश। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सल्तनत टाइम पीरियड में या सल्तनत कालीन भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला साम्राज्य या वंश कौन सा था? तो याद रखना है आपको तुगलक वंश। ठीक है, इसका टाइम पीरियड है आपका 1320 से लेके 1414 तक। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके संस्थापक कौन है? तो संस्थापक आपको पता होगा, संस्थापक हैं इसके गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की। इंपॉर्टेंट संस्थापक पूछा जाता है। फिर पूछा जाता है इसका अन्य नाम क्या था? तो इसकी एक उपाधि थी गाजी मलिक। उपाधि क्या थी इसकी? गाजी मलिक। और क्या हमें याद करना है गयासुद्दीन तुगलक के बारे में? ये तो संस्थापक है। इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है खिलजी वंश में, अगर हमें गयासुद्दीन तुगलक को याद करना है तो एक चीज़ के लिए बहुत याद इंपॉर्टेंट रूप से हम लोग याद करते हैं या एग्जाम में पूछा जाता है कि सल्तनत कालीन भारत के दौरान नहरों की खुदाई करवाने का कार्य किस शासक ने किया, या नहरें सबसे पहले किसने खुदवाई, नहरों का निर्माण किसने कराया? तो आंसर है आपका गयासुद्दीन तुगलक। तो आपको याद रखना, नहरों को खुदवाया, नहरों का निर्माण करवाया। आपको याद रखना है गयासुद्दीन बिन तुगलक को किस रूप में, कि नहरों का निर्माण करवाने का श्रेय किस शासक को जाता है? आपके किस शासक को जाता है? आपके गयासुद्दीन तुगलक को जाता है, जिसने नहरों का निर्माण करवाया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मध्यकालीन भारत में सबसे पहले नहरें किस शासक के द्वारा खुदवाई गई हैं? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। एक पॉइंट याद रखना है, इसने दो चीजें और की। इसने एक तुगलकाबाद नगर की स्थापना की और 56 कोट का दुर्ग बसाया। तो पूछा जाता है तुगलकाबाद जो दिल्ली में है आपका, तुगलकाबाद नगर बसाया, तथा क्या किया इसने? 56 कोट का दुर्ग बनाया। 56 कोट दुर्ग का निर्माण करवाया। बच्चे क्या याद रखना है गयासुद्दीन बिन तुगलक के बारे में हम लोगों को? पहली बात तो ये तुगलक वंश का संस्थापक है। उपाधि गाजी मलिक है। इसने नहरों का निर्माण करवाया, प्रथम शासक है नहरों का निर्माण कराने वाला। तुगलकाबाद नगर की स्थापना की तथा इसने क्या किया? 56 कोट दुर्ग का निर्माण करवाया। अब इससे कहा जाता है कि इसने अमीरों को जो जमीन वगैरह जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे अमीरों से जो उनकी संपत्ति छीन ली गई थी तो इसने सबको वापस कर दी। बहुत दानी टाइप का था। तो क्या क्या अत्यधिक अमाउंट में सबको वापस करता जा रहा था, विवाद वगैरह इस टाइप से। तो इसका एक निजामुद्दीन औलिया थे सूफी संत, उससे थोड़ा विवाद हो जाता है। तो उस स्थिति में जब ये बंगाल एक अभियान में गए होते हैं तो वापस आ रहे होते हैं, तो उसी विवाद की स्थिति में निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा जाता है हनूज दिल्ली दूर अस्त, मतलब दिल्ली अभी दूर है।
और सच में जब वो लौटता है तो बीच में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि जौना खां के द्वारा एक दुर्ग बनाया गया था, लकड़ी का किला या महल, उसमें लकड़ी की दीवारों के गिरने से जो इसकी गयासुद्दीन बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। तो निजामुद्दीन औलिया की बात सही हुई, हनूज दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली अभी दूर है, वो दिल्ली आ ही नहीं पाया। एक्चुअली क्या हुआ, तो विवाद हुआ, तो गयासुद्दीन बिन तुगलक ने कहा कि मैं आऊँगा दिल्ली, तुम्हें जेल में डालूंगा या तुम्हें कारागार की सजा दूंगा। गयासुद्दीन तुगलक को ने कहा, तो उससे उसी टाइम उन्होंने भविष्यवाणी की कि दिल्ली दूर है, आ ही नहीं पाया, बीच में ही वो मर गए। इसके बाद क्या हुआ, सत्ता में कौन आए आपके, मोहम्मद बिन तुगलक। तो गयासुद्दीन बिन तुगलक को हम लोगों को केवल इतना याद रखना है कि तुगलक वंश का संस्थापक है, तुगलकाबाद बसाया, 56 कोट दुर्ग बसाया, नहरों का निर्माण कराया, बस इतना जानना है हमें। और पूछ लिया जाता है कि किस शासक के बारे में निजामुद्दीन औलिया ने कहा था हनूज दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली अभी दूर है। तो कौन है आपके, गयासुद्दीन बिन तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। इसके बाद दूसरा शासक आता है आपका तुगलक वंश का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है। क्या नाम है आपका, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद या मोहम्मद बोल सकते, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, या हम लोग इसको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बारे में बोला जाता है कि ये अपने समय से आगे का सोचने वाला शासक था, मतलब ये सबसे शिक्षित शासक था। बोला जाता है कि सल्तनत टाइम में सबसे बुद्धिमान या सबसे शिक्षित अगर पढ़ा लिखा कोई शासक था तो मोहम्मद बिन तुगलक था। इसको बहुत भाषाओं का ज्ञान था, नॉलेज था, लेकिन क्या कहते हैं ना, जब बुद्धिमान आप कितने भी हो लेकिन समय आपके साथ नहीं है तो बुद्धिमानी भी बेकार हो जाती है, फिर आप मूर्ख ही कहलाते हैं। जब आप अपने समय के टाइम पीरियड से ज़्यादा का आगे का सोचेंगे तो आपके समय के दौरान के जो व्यक्ति हैं आपको मूर्ख समझेंगे, क्योंकि वो लोग आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप किस लेवल के हैं। वही इनके टाइम था, तो इनको लोगों ने क्या कहा, इनकी उपाधियाँ थी रक्त पिपासु, पागल शासक, या फिर मूर्ख बुद्धिमान शासक, इसके नाम है। तो इसकी उपाधियाँ क्या हैं, इसको लोग क्या क्या कह के बुलाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को, इसका एक उपनाम है, इसको तो एक तो नाम है इसका जूना खां, ये तो इसके बचपन का नाम है, ठीक है, इसका नाम हो गया। और इसकी उपाधियों में हम जैसे जाने, इसको लोग बोलते थे रक्त पिपासु, रक्त पिपासु, और क्या बोलते थे इसको, पागल शासक, और क्या बोलते थे इसको लोग, मूर्ख बुद्धिमान शासक, मूर्ख बुद्धि शासक, मतलब बुद्धि का मूर्ख बोला गया। एक्चुअली क्या था, इसकी भी गलती नहीं थी। इसके टाइम पीरियड में इसने बहुत ज़्यादा लोगों को दान दहे, मतलब लोगों की हेल्प करना, मदद करना, फिर सेना को विस्तार करना, बहुत सारे ऐसे कार्य कर रहा था जिसकी वजह से इसके कोष में गिरावट आई और इसके द्वारा कुछ योजनाएं चलाई गई, जिसके लिए हम मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ते हैं या याद करते हैं मध्यकालीन भारत में। तो इसके द्वारा जो चलाई गई योजनाएं हैं जो कि विफल रही, पूछा जाता है कि किस शासक के द्वारा चलाई गई योजनाएं विफल रही, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 योजनाएं चलाई थी जो विफल रही, जिनकी वजह से, विफलताओं की वजह से लोगों ने इसको मूर्ख कह दिया। और कहा जाता है जब ये मरा तो एक बुद्धिमान, एक आपके इतिहासकार थे बदायूनी, ने कहा कि अंततः राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई, ये बोला गया, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कुछ योजनाएं चलाई गई, इसलिए कुछ कुछ कार्य किए जो कि असफल रहे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इसके टाइम में सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए, उनको हम पढ़ेंगे। या इसने कुछ विभागों की स्थापना की, जैसे कि दीवाने अमीर कोही की स्थापना की, दीवाने कोही विभाग की स्थापना की, वो पढ़ेंगे। फिर हम लोग और भी पढ़ेंगे, इसने कुछ लोग मकबरे बनवाए, जैसे निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा बनवाया इसने, दरगाह आपके मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे एक मकबरा स्थापित कराया, बहुत सारे इसके द्वारा कार्य किए गए। तो इसके कुछ 5 योजनाएं थी, 5 योजनाएं इसने चलाई, योजनाएं जो इसके द्वारा चलाई गई थी। तो पहली योजना थी आपकी दोआब में कर वृद्धि। एक एक करके हम लोग करते चलेंगे,
फिर समझाएंगे। तो दोआब में कर वृद्धि क्या थी, ये कौन सा एरिया था, गंगा वाला एरिया था, गंगा, गंगा का दोआब। दोआब किसे कहते हैं, दो नदियों के बीच की भूमि, दो नदियों के बीच के भाग को दोआब कहा जाता है। वो भाग बहुत उपजाऊ होता है। तो यहाँ पे क्या था, स्थिति क्या थी, किस परिस्थितियों में इसने दोआब में कर वृद्धि की। हुआ क्या था कि इसके टाइम में सैनिक खर्च वगैरह बहुत हो गए थे, और भी योजनाएं चलाई जा रही थी। तो उन खर्चों को कम करने के लिए इसने सोचा कि जो दोआब वाला भाग है बहुत उपजाऊ है ना, फर्टाइल एरिया है, तो उस एरिया में उसने कहा वृद्धि कर दी। तो कितना टैक्स बढ़ा दिया, 50% की वृद्धि कर दी इसने। गंगा 50% कर वृद्धि। तो बच्चे इसने कितनी वृद्धि कर दी, 50% का कर बढ़ा दिया। तो चलो उसने तो सोचा तो अच्छा ही था कि हम कर वृद्धि करेंगे, टैक्स मिलेगा तो खजाने में पैसा आएगा, और क्या होगा, कोष में वृद्धि होगी और हम लोग अच्छे से काम करेंगे। लेकिन हुआ क्या, कहते ना जब समय आपके अगेंस्ट हो, आपकी परिस्थितियां आपके साथ ना हो, तो आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्य भी बुरे हो जाते हैं। बेचारे ने सोचा तो अच्छा था कि दोआब में ग्रोथ अच्छी हो रही है, उपजाऊ भूमि है, अच्छा अन्न उपज रहा है, तो हम क्यों ना यहाँ पे टैक्स बढ़ा दिया जाए, थोड़ा सा कर अधिशेष ले लिया जाए। तो उस चक्कर में इसने कर की वृद्धि की 50% की। लेकिन हुआ क्या, अकाल पड़ गया। 1 साल नहीं, लगातार 6 साल अकाल पड़ा। तो कितने साल, 6 साल अकाल पड़ा, 6 साल अकाल। अब भैया अकाल पड़ गया, तो जहां तो उसको टैक्स लेना था उसको अपनी जेब से, खजाने से और देना पड़ा। मतलब जो खजाना बचा हुआ था उससे और उसको उन लोगों को पहुंचाना पड़ा, कि भूख तो नहीं मार सकते ना हम लोगों को। तो बोला गया इस तरीके से आपकी दोआब में कर वृद्धि विफल हो जाती है। ठीक है, दूसरी इसकी योजना है आपकी राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन। ये कहां से कहां तक है आपकी राजधानी परिवर्तन। इसने सोचा दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद किसका नाम बनाया उसने, देवगिरी, देवगिरी। अब इसके पीछे की कहानी समझे। क्या हुआ कि जो दिल्ली सेंटर था, तो दिल्ली पे मध्य एशिया से आने वाले जैसे मंगोल आक्रमण है या फिर और भी विद्रोहों का खतरा बना रहता था। सेंटर में खतरे का सेंटर था, तो हर जगह से विद्रोह होने के चांसेस दिल्ली में बहुत रहते, तो अशांति का माहौल रहता था। तो इसने सोचा कि मैं दिल्ली को क्यों ना, अपनी राजधानी को एक ऐसी जगह शांति वाले एरिया में बनाऊं जहां मुझे इन क्या कहते विद्रोहों से मुक्ति मिले। बेचारे ने सोचा अच्छा, देवगिरी का नाम परिवर्तन करके दौलताबाद शहर बसाया। दिल्ली के जो बुद्धिजीवी लोग थे, विद्वान शिक्षित, उन लोगों को सबको नहीं ले गया, कुछ लोगों को लेके गया, पैदल लेके वो लोग वहाँ गए, बसाया। रास्ते में भी नहरों का निर्माण कर, क्या कहते हैं, सराय स्थापित किए उसने, पेड़ लगवाए, खर्चा बहुत किया। लेकिन वहाँ आ गए, लेकिन वहाँ पे वो लोग रह नहीं पाए, 14 साल बाद फिर वापस आ गए। तो इस कुल मिला के राजधानी परिवर्तन की भी योजना उसकी विफल रही। अब तीसरी योजना थी इसकी सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा का चलन। ये क्या था, इस मुद्रा में क्या स्थिति थी, हुआ क्या, जब तुगलक शासक, ये मोहम्मद बिन तुगलक का वो शासन था, उस समय की स्थिति क्या थी, मध्य एशिया में चांदी की कमी हो गई थी। चांदी है जो मेटल आपका, उसकी कमी हो गई। तो अन्य देश जैसे चाइना में भी क्या हुआ, सांकेतिक मुद्रा चलाई गई। सांकेतिक मुद्रा मतलब चांदी के समतुल्य दूसरी धातु को मान्यता देना। तो इन्होंने एमबीटी ने सोचा क्यों ना हम लोग चांदी की जगह कांसा या तांबे को मान्यता दे दें। इन्होंने ऐसा ही किया, घोषणा कर दी कि गांव शहर में जितने भी नगर में लोग हैं सब चांदी के सिक्कों को राज्य में जमा करेंगे, और उसके बराबर कांसे के मुद्रे या तांबा की मुद्रा वापस ले जाएंगे। तो उसने क्या किया, चांदी को तांबे में कन्वर्ट कर दिया। तांबे, चांदी की जगह तांबा, तांबे के सिक्के।
चलाए। इसने योजना तो अच्छी चलाई, सोचा चांदी की आपके जितने लोगों के पास सिक्के वो वापस आ जाएंगे, खजाना भी बढ़ जाएगा, और कुल मिला के जो कांसा है उसकी मुद्राएं इजीली लोगों के पास हो जाएगी, तो हमारे पास जो मुद्रा का कमी हो रही है वो हम लोग बैलेंस कर लेंगे। सोचा बच्चे ने, उस सॉरी शासक ने अच्छा था, लेकिन हुआ क्या, योजना तो अच्छी सोची लेकिन क्रियान्वयन अच्छे से नहीं हो पाया। कैसे, योजना बनाई गई तो योजना के लिए आपको सुदृढ़ नीति भी तो अपनानी पड़ेगी। सुदृढ़ नीति का मतलब उसको लागू करने के लिए सही तरीके से कठोर नियम भी तो बनाने चाहिए थे। उसने लोगों को बोल तो दिया कि आप लोग अपने चांदी के सिक्के वापस जमा करें, बट वो दिमाग लगाना भूल गया कि लोग इतने सातिर हैं कि चांदी के सिक्के तो दे देंगे पर वो कांसे के सिक्के भी छापने लगेंगे। तो लोगों ने क्या किया, कांसे और तांबे के जो घरों में बर्तन हुआ करते थे उनको पिघला पिघला के घर में टकसाले बनाना स्टार्ट कर दिया, और घर में ही सिक्के बनाना छापने लगे, और घर में सिक्के में जाली सिक्कों का निर्माण लोगों ने शुरू कर दिया, जिससे जो शाही खजाना था उसके सिक्कों को इनको पहचानना मुश्किल हो गया। चांदी भी गई और नॉर्मल तांबा भी गया, कुल मिला के ये योजना विफल हो गई। मतलब योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पाया, लोगों ने जाली सिक्के जारी करना स्टार्ट कर दिया, तो तीसरी भी योजना विफल हो गई। अब चौथी योजना है आपकी खुरासान अभियान। खुरासान अभियान, खुरासान अभियान क्या है कि मध्य एशिया का भाग है, खुरासान वहाँ स्थित है, तो मध्य एशिया में राजनीतिक गतिरोध की स्थिति थी, वहाँ पे शासक और उसके पुत्र के बीच में गतिरोध था, तो इन लोगों ने सोचा क्यों ना हम उसका फायदा उठाएं, आगे जाके हम लोग युद्ध करके उस एरिया को अपने भाग में मिला लेंगे। तो इन्होंने एमबीटी ने क्या किया, अपनी सेना को अग्रिम वेतन दे दिया। अग्रिम वेतन मतलब 1 साल पहले ही वेतन दे दिया, और बोला कि आप लोग इस खर्चे को अपने काम में लगाओ, हम लोग अभियान पे जाएंगे। उसके लिए शाही पहले से खजाना खाली कर दिया, वो तो ठीक है, लेकिन हुआ कि जब युद्ध की बारी आई तब तक मध्य एशिया में जो आंतरिक गतिरोध था वो शांत हो गया, तो कुल मिला के सेना का कोई उपयोग हो नहीं पाया और पैसा भी खत्म हो गया, तो ये भी विफल हो गया। और इसका लास्ट अभियान था चौथा, तो 3 चौथा, पांचवा अभियान है आपका, पांचवा अभियान है आपका कराचिल, कराचिल अभियान। ये भी विफल रहा। इसमें क्या था, कराचिल आपका तिब्बत वाला जो हिमालय में रेंज में एक एरिया था, चाइना से लगा हुआ बॉर्डर था, तो वहाँ पे इसने सोचा कि क्यों ना हम अपनी सेना को जो खुरासान में बैठी बैठी बेस्ट हो गई, इसका उपयोग वहाँ कर दिया जाए। अब हम लोग हैं मध्य भारत के बुलैंड के एरिया के, हमारी सेना को बर्फ में लड़ने की आदत तो है नहीं, पता ही नहीं है किस तरीके से वहाँ से लड़ना है, किस मौसम में युद्ध करने जाना है कि नहीं जाना है, चल निकल पड़े। कहा जाता है कि इतनी बड़ी सेना गई थी तो लास्ट में सिर्फ 3 सैनिक वापस जिंदा लौटे थे, तो पूरी की पूरी सेना मर के खत्म हो गई, ठंड में ठिठुर गई और मर गई। तो इस तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाई गई 5 योजनाएं, दोआब में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का चलन, राजधानी परिवर्तन, खुरासान अभियान और कराचिल अभियान, 5 की 5 योजनाएं विफल हो गई, जिसकी वजह से बेचारे को पागल साबित कर दिया गया, बोला गया ये पागल शासक है। इसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक ने सब होने के बाद तब भी बेचारे को शांति नहीं मिली, सोचा कुछ और करते हैं। फिर इसने एक कृषि विभाग के लिए कुछ अच्छे काम किए किसानों के लिए, तो इसने सबसे पहले एक दीवान ए कोही विभाग की स्थापना की, विभाग बनाया, दीवान ए कोही विभाग की स्थापना की, ठीक है। इस विभाग के प्रमुख को क्या बोला गया, अमीर ए कोही। ये कैसा विभाग था आपका, कृषि विभाग, कृषि विभाग, कृषि विभाग बनाया इसने किसानों के लिए। इसने एक अकाल संहिता बनाई, अकाल संहिता लिखी, संहिता मतलब उस समय अकाल बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ रहे थे, तो उन्होंने उन अकालों का ब्यौरा रखने के लिए किस किस एरिया में कितना अकाल पड़ा है, कितने लोग पीड़ित हैं, उनके लिए एक संहिता मतलब एक बुक लिखवाई, रजिस्टर बनवाया कि हमें अकाल पीड़ितों की सही जानकारी प्राप्त हो। इसने एक और काम किया, तकावी ऋण शुरू किया, तकावी ऋण, ये तकावी ऋण शुरू किया। ये क्या होता था तकावी ऋण,
तकावी ऋण था आपका जो किसानों को दिया जाने वाला कृषि ऋण, किसानों को दिया जाने वाला वो कृषि ऋण। किसानों को क्या दे रहे हैं हम लोग? कृषि का ऋण दे रहे हैं, लोन देना, लोन दिया जा रहा है, ठीक है। इसने ये सारी योजना चलाई, अच्छा किया। इतना सब करने के बावजूद भी इसके टाइम पे बहुत सारे विद्रोह हुए। बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा आंतरिक विद्रोह इसके टाइम पे हुए, जैसे कि विजयनगर साम्राज्य का विद्रोह हुआ, बहमनी विद्रोह हुआ, और भी सारे विद्रोह हुए। इसने बहुत सारे काम अच्छे किए, लेकिन विफलताएं बेचारे को मिलती चली गई। इसने बहुत से जैसे मकबरे बनवाए, निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह बनवाई, जिन सूरी जो जैन संत थे उनको स्वागत किया अपने दरबार में, है ना। इसने निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह बनवाई, मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरे में एक मकबरा बनवाया, बहुत सारी चीज़ें की। कुल मिला के मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपको ये चीज़ें पढ़नी है कि ये इसको पागल शासक बोला गया, है ना। इसने 5 योजनाएं चलाई जो कि विफल रही। योजनाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर क्या हुआ? इसके बाद आपका नेक्स्ट शासक आता है आपका, इसके बाद शासक आता है आपका FST, फिरोज शाह तुगलक आता है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में क्या पढ़ना है? इसका चचेरा भाई है मोहम्मद बिन तुगलक का। तो इसने क्या किया? सत्ता पे आने के बाद सबसे पहले 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया। पूछा जाता है दिल्ली और ठट्टा। पूछा जाता है किस शासक ने अपने 2 बार राज्याभिषेक करवाया? दिल्ली और ठट्टा में फिरोज शाह तुगलक ने। इसने खलीफा के द्वारा उपाधि धारण की, कासिम अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण करता है, और इसके टाइम में कुछ कुछ चीज़ें करता है। एक चीज़ याद रखना है, सबसे पहले नहर किसने खुदवाई थी? गयासुद्दीन बिन तुगलक ने। लेकिन नहरों के ऊपर सिंचाई के लिए उसने एक टैक्स लगा दिया। कौन सा टैक्स लगा दिया? हक ए सर्व। पूछा जाता है हक ए सर्व नामक सिंचाई कर किस शासक ने लगाया? आपके फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ये उपज का 1/10 भाग होता था, और इसके द्वारा 5 नहरों का निर्माण कराया गया, ठीक है। ये याद रखना है हमको, 5 नहरों का निर्माण करवाया। इसने क्या किया? अद्दा और बिक नामक 2 सिक्के चलाए जो चांदी और तांबा का मिक्स था। इसने किसानों का तकावी ऋण माफ कर दिया, ये याद रहेंगे। लेकिन इसके टाइम में कुछ और चीज़ें हुई, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने 24 प्रकार के कर लगाए थे, छोटे छोटे, जैसे कि घरी कर, चरी कर, अलग अलग टाइप के लगाए। तो इसने क्या किया? 24 करों को खत्म करके 24 करों को खत्म कर मात्र 4 कर लगाए, 4 कर लगा दिए। केवल पूरे साम्राज्य में उसने 4 कर लगा दिए। पहला लगाया जजिया, हम यहाँ लिख लेंगे जजिया, एक कर जजिया लगाया। दूसरा लगाया जकात, ये पूछा जाता है आपसे बेटा। तीसरा क्वेश्चन लगाया खुम्स, खुम्स तो पहले भी था लेकिन इसने केवल ये 4 ही कर रहने दिए। चौथा लगाया इसने खराज। क्या क्या ये कर हैं ये आपसे पूछा जाएगा। तो इसने कौन से केवल 4 कर लगाए हैं आपके। पूछा जाता है कि सल्तनत काल के किस शासक के द्वारा पूर्व में चले आ रहे 24 करों को खत्म करके मात्र 4 करों को लगाया गया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो 4 कर कौन से हैं? जजिया, जकात, खराज और खुम्स। अब इन चारों को जाने होता क्या है। तो जजिया पहली बात तो मैंने बताया था किसके द्वारा लगाया गया था, उसके मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था आपके पहली बार जजिया। तो जजिया क्या है? गैर मुसलमानों पे लिया जाने वाला धार्मिक कर, मतलब हिंदू जो, जैसे मुस्लिम शासक है, मुस्लिम साम्राज्य में जो हिंदू जनजाति, हिंदू जाति या अन्य जातियां रह रही जो मुसलमान नहीं हैं, उनके ऊपर भी धार्मिक कर लगाया जाए। धार्मिक कर इन द सेंस कि उनको अपने धर्म को मानने के लिए टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। तो उस कर को क्या कहा गया? जजिया। ये तो एक पॉइंट है कि जजिया कर भी जजिया लगाया। लेकिन हमें याद क्या करना है? याद ये रखना है कि फिरोज शाह तुगलक पहला शासक है, मुस्लिम शासक, जिसने ब्राह्मणों पे भी जजिया लगाया। पूछा जाता है कि ब्राह्मणों पे भी जजिया कर लगाने वाला पहला शासक आपका कौन था? फिरोज शाह तुगलक। तो यहां याद रखेंगे पॉइंट, ब्राह्मणों पे भी पर लगाया, ब्राह्मण महिला वगैरह पे भी इसने टैक्स लगाया। जजिया लगता सब पे था, पहले से ही चला आ रहा था, लेकिन ब्राह्मणों पे नहीं लगाया जाता। तो बोला था ब्राह्मण तो है ही ब्राह्मण, तो इन पे क्या ब्राह्मण धर्म, इनका धर्म का टैक्स लेंगे।
ये सर्वोपरि है, ऐसा माना गया। लेकिन जजिया पूछा जाता है कि किस सल्तनत कालीन शासक ने ब्राह्मणों पे भी जजिया कर लगाया आपके बेटा, तो कौन है बच्चा आपका, फिरोज शाह तुगलक। पहला समझ में आया जजिया क्या है, गैर मुसलमानों पे लगाया जाने वाला धार्मिक कर, याद रहेगा, गैर मुसलमानों पे, यहां लिख सकते हैं हम लोग गैर मुस्लिम धार्मिक कर। अब दूसरा आता है जकात, ये क्या था, ये मुसलमानों पे लगने वाला संपत्ति कर, मतलब जो मुसलमान संपत्तिशाली हैं, धनवान हैं, उन पे थोड़ा सा संपत्ति कर लेना। जकात क्या हो गया आपका, मुसलमानों पे लिया जाने वाला संपत्ति कर। खुम्स क्या था, युद्ध का लूट का माल, युद्ध लूट का माल। तो जो लूट का माल प्राप्त होता था उसमें 4/5 भाग राज्य का होता था और 1/5 भाग आपका सेना का, सैनिकों का होता था। ठीक है, तो पूछा जाता है खुम्स के कितने राज भाग पे सेना का अधिकार होता था, 1/5 पे, और 4/5 भाग पे आपका राज्य का होता था। खराज क्या होता था, खराज होता था हिंदुओं पे लगने वाला आपका संपत्ति कर या भू राजस्व कर, या बोल सकते हैं गैर मुसलमानों पे लगने वाला भू राजस्व कर। तो पूछा गया आपसे कि कौन से केवल 4 कर बचाए उसने, केवल इन 4 जजिया, जकात, खुम्स और खराज को रहने दिया, बाकी सब खत्म कर दिए। याद रखना है आपको कि ब्राह्मणों पे भी जजिया लगाया आपके फिरोज शाह तुगलक ने। ये तो हो गया, लेकिन कुछ अच्छा भी काम किया फिरोज शाह तुगलक ने, कुछ अच्छे अच्छे विभागों की स्थापना की इसने, बहुत सारे विभाग बनाए। जैसा कि पहला विभाग बनाया दीवाने खैरात, ये क्या था कि आपका ये था, क्या बोलेंगे, दान विभाग। दान विभाग मतलब महिलाओं, वृद्धों को दिया जाने वाला, महिला, बेसहारा, वृद्ध, महिला, वृद्ध, बीमार जो भी लोग थे उनको खैरात में दान देने के लिए एक विभाग की स्थापना कर दी, दीवाने खैरात। बंदरगान क्या था, दीवाने बंदगान, ये दास विभाग था, दासों के लिए भी इसने एक विभाग की स्थापना की। कहा जाता है कि सल्तनत काल में अगर सबसे ज्यादा दासों की संख्या थी तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे थी। बोला जाता है 60,000 या 80,000 के करीबन इसके दरबार में दास थे। बोला जाता है हर एक पर्टिकुलर कार्य के लिए इसके पास दास उपलब्ध था। तो दासों के लिए एक अलग विभाग बनाया, दीवाने बंदगान। दारुल सफा, इसने एक निःशुल्क अस्पताल की स्थापना की, मुफ्त में चिकित्सा व्यवस्था स्थापित की। वृद्धों के लिए पेंशन व्यवस्था के लिए दीवाने इश्तेहार नामक एक विभाग की स्थापना की गई इसके द्वारा। और इसने अमीरों और सैनिकों के पद वंशानुगत कर दिया। जो इक्तादार होते थे ना, सैनिकों को उनकी पेंशन, तनख्वाह के बदले जो भूमि दी जाती थी, तो इक्तादार अमीरों के लिए जमींदारी जो व्यवस्था थी, जो भूमि दो देने का सिस्टम था, वो उसने वंशानुगत बना दिया। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आप जो भूमि आपकी आपके पास ही रहेगी, आपके वंश उसके द्वारा चलाते रहेंगे, वंशानुगत बना दी। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी बुक भी लिखी, फतुहात फिरोजशाही आत्मकथा का उल्लेख किया, लिखा उसने। 300 से ज़्यादा नगर बसाए, जैसे फिरोजाबाद, जौनपुर, हिसार, फतेहाबाद बनाए इसने ना। अशोक के 2 स्तंभ थे, टोपरा जो आपके खिजराबाद है, टोपरा में एक स्तंभ था अशोक का, और एक मेरठ में, दोनों को दिल्ली स्थानांतरित कराया। ये मैंने सिंधु घाटी एंशियंट हिस्ट्री में, प्राचीन भारत में आपको बताया था कि जो सल्तनत अशोक के अभिलेख थे जो दिल्ली आए थे, कौन कौन से, टोपरा से दिल्ली किसके द्वारा लाया गया, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, और मेरठ से दिल्ली ये भी आपके फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया। हेनरी इलियट ने इसको सल्तनत का अकबर कहा है। सल्तनत कालीन भारत का अकबर किसको कहा जाता है, फिरोज शाह तुगलक को पूछा गया है। किसने कहा, आपके हेनरी इलियट ने। अब इस वंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद तुगलक, जिसका शासन 1394 से 1414 तक रहा। इसके टाइम में आपको बस ये याद रखना है कि भारत में तैमूर लंग ने आक्रमण किसके टाइम पे किया था, किस वंश में, तो तुगलक वंश में आक्रमण हुआ था। तैमूर लंग का मंगोल शासक था, और
नसरुद्दीन महमूद शासक का नाम है, पूछा जाता है तैमूर लंग ने जब भारत में आक्रमण किया उस समय तुगलक वंश का कौन राजा था, शासक था, तो नसरुद्दीन महमूद तुगलक। बोला जाता है 1398 में इसने आक्रमण किया, बाद में चलता रहा, फिर उसमें बाद में उसका सहायक था खिज्र खां। खिज्र खां को वहाँ की सत्ता सौंप के चला जाता है, बाद में वो खिज्र वंश की स्थापना करता है। इस तरीके से हमने पूरा तुगलक वंश पढ़ा कि कौन आया, किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने स्थापना की, नसरुद्दीन महमूद तुगलक अंतिम शासक है। बीच में एमबीटी के बारे में पढ़ा कि एमबीटी ने क्या क्या किया, फिर फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ा। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़े से क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन आंसर, जैसे जो मैंने कल की क्लास में आपको क्वेश्चन कराए थे, सॉरी कल जो खिलजी वंश कराया था उसके और आज की क्लास के हम लगातार दोनों मिला के क्वेश्चन कर लेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी, तो अलाउद्दीन खिलजी। मैंने आपको बताया था कल की क्लास में, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना का स्थायीकरण किया, दाग प्रथा स्टार्ट की थी, हुलियाबंदी स्टार्ट की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में कौन सा कथन विचार कीजिए, कौन सा आपका सही है। तो जैसा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों की नगद वेतन दिया, ये भी सही है। फिर आपका है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा किए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक कर दिया गया था, ये भी सही है। तो क्या आंसर सही है आपके, तीनों ऑप्शन चारों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, रामचंद्र देव। मैंने ये भी बताया था कि दक्षिण में अभियान मलिक काफूर ने किया था आपका, जो एक हिजड़ा था जिसको गुजरात अभियान के टाइम नुसरत इसका सेनापति था, जो खरीद के लाया था कर्ण सिंह से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, देखो फिरोज शाह तुगलक, इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। मैंने अभी पढ़ाया एफएसटी के बारे में कि इसने गुलामों के लिए दीवाने बंदगान नाम का एक अलग डिपार्टमेंट ही बना दिया था। तो सबसे अधिक गुलाम किसके वंश में है, आपके फिरोज शाह तुगलक के टाइम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया, फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों के लिए एक विभाग की भी स्थापना की थी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तबकात नासिरी के लेखक कौन है, मिनाजुस सिराज। तबकात नासिरी के लेखक मिनाज सुराज है, जिन्होंने ये इल्तुतमिश के टाइम पे थे, मिनाजुस सिराज। इसके टाइम बाद है कि अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया, अलाई दरवाजा आपको पता है आपके अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण करवाया है आपका। अमीर कोही कृषि विभाग की स्थापना, देखो अभी आज ही पढ़ा है, अमीर कोही कृषि विभाग की स्थापना किसने की है आपकी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। वहीं दीवाने मुस्तखरा जो राजस्व विभाग था, कल की क्लास में पढ़ाए थे, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया था। तो दीवान अमीर को ही हो गया। अब लिखो तुगलकनामा की रचना किसने की है आपकी, तुगलकनामा आपके बर्नी ने लिखा है, सॉरी अमीर खुसरो ने लिखा है तुगलकनामा। तुगलकनामा अमीर खुसरो की बुक है। अमीर खुसरो ने किस भाषा में अग्रणी भूमिका निभाई आपकी, खड़ी बोली में। खड़ी बोली अमीर खुसरो कहाँ के, आपके एटा के पटियाली के हैं। तैमूर लंग ने किस वर्ष आक्रमण किया था, तैमूर लंग ने आपका, मैंने अभी पढ़ाया नसरुद्दीन महमूद तुगलक जो तुगलक वंश का अंतिम शासक है, उसके समय में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था 1398 में, ठीक है बच्चे। फिर क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई। मैंने बताया पागल शासक, रक्त पिपासु, मूर्ख, बुद्धिमान शासक बोला गया ना। कौन है आपका, एमबीटी। एमबीटी के लिए कहा गया कि प्रजा को राजा से, राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीवाने खैरात दान विभाग की स्थापना, देखा क्वेश्चन आ रहा है आपका फिरोज शाह तुगलक, यही क्वेश्चन आएंगे जो पढ़ाया गया उन्हीं से ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे कौन सा सही सुमेलित है, दीवाने बंदगान की स्थापना किसने की, तुगलक ने। दीवाने मुस्तखराज आप बलबन, दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दीवाने कोही की स्थापना एमबीटी ने की थी और दीवाने अर्ज आपके बलबन ने की थी। तो आंसर केवल आपका सही है, दीवाने बंदगान कौन है आपका, एफएसटी के द्वारा इसकी स्थापना की गई, केवल ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, फिरोज शाह तुगलक। दो चीज थी इसलिए मैं रुकी अभी। पहली बार नहरों का निर्माण किसने करवाया, नहरें खुदवाई, तो आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। सबसे पहली बार नहरें खुदवाई गयासुद्दीन तुगलक ने। अगर पूछा जाए सबसे अधिक नहरों का जाल किसने बिछाया, तो एफएसटी ने। इसके बाद क्वेश्चन है आपका कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी, जिले इलाही, राज ईश्वर का प्रतिनिधि की उपाधि धारण की थी, जिले इलाही की। किसने चहलगामी का पूर्णतः दमन किया, बलबन ने आपके। फिर क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने 24
कष्टदायी करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए। अभी बताया फिरोज शाह तुगलक 4 कर कौन कौन से लगाए थे इसने? जजिया गैर मुसलमानों पे लिया जाने वाला धार्मिक कर, जकात मुसलमानों पे लिए जाने वाला संपत्ति कर, खुम्स युद्ध की लूट का माल जो सेना को 1/5 मिलता था और राज्य में 4/5 जाता था। फिर मैंने बताया आपको खराज, जो क्या था? हिंदुओं पे लिया जाने वाला भू राजस्व कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फुतुहात फिरोजशाही लिखी? मैंने बताया फुतुहात फिरोजशाही आपकी फिरोज शाह तुगलक की है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सारा पढ़ा। तो अभी तक हम लोगों ने मध्यकालीन भारत में आपका मध्य एशिया के आक्रमणों को पढ़ा, जिसमें हमने तुर्की आक्रमण और अरबी आक्रमण के बारे में पढ़ा था। पहला अरबी आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। और तुर्की आक्रमण आपके ये आपका महमूद गजनवी, उससे पहले सुबुक्तगीन आया। फिर हमने गौरी के बारे में पढ़ा। फिर हमने गुलाम वंश की स्थापना पढ़ी, जिसमें इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके बलबन तक पहुंचे। फिर हमने पिछली एक क्लास में खिलजी वंश के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरीके से फिर जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की और बाद में फिरोज शाह अलाउद्दीन खिलजी, फिर आपका खुसरो शाह अंतिम शासक था। फिर आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा आपका तुगलक वंश। तुगलक वंश में हमने जाना कि गयासुद्दीन बिन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की और सबसे लंबे टाइम पीरियड तक तुगलक वंश ने सल्तनत में शासन किया, 1320 से लेकर 1414 तक। फिर हमने एमबीटी के बारे में पढ़ा कि बेचारे को किस तरीके से पागल शासक बोला गया, उसके द्वारा चलाई गई योजनाएं विफल रहीं, जैसे कि सांकेतिक मुद्रा का चलन कराना हुआ, या राजधानी परिवर्तन हुआ, या फिर दोआब में कर वृद्धि हुई, या खरासान अभियान हुआ। फिर हमने फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ा कि उसने मात्र 4 कर लगाए और ब्राह्मणों पे जजिया लगाने वाला पहला शासक कौन था? आपका FST फिरोज शाह तुगलक। फिर हमने बताया कि इसने अलग अलग विभागों की स्थापना की, दान विभाग है, बंदरगाह विभाग है, मुफ्त अस्पताल की स्थापना की। इस तरीके से हमने पूरा सल्तनत का तुगलक वंश तक पढ़ लिया। अब कल की क्लास में हम लोग खिज्र वंश और लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे, फिर 1-2 क्लास फिर मुगल में चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम प्रॉपर एक एक क्लास में तैयार कर रहे हैं। आई थिंक आपको मेरा क्लास समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, और प्रीवियस लेक्चर आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, अच्छी लग रही होगी। थैंक यू।